दोस्तों सोचिए, अगर आपको सिर्फ 12 जहाज देकर 350 दुश्मन जहाजों से लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या आप जंग लड़ेंगे या फिर हार मान लेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही योद्धा की है जिसने न सिर्फ 350 जहाजों वाली विशाल सेना का सामना किया, बल्कि इतिहास की सबसे नामुमकिन लड़ाइयों में से एक लड़ाई को जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसकी शुरुआत होती है साल 1597 से। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था। ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि कोरियाई सेना का एक बहादुर सैनिक था। उस पर जापान और कोरिया के बीच चल रहे युद्ध में जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कहानी का रुख कोरिया की ओर जाता है। उस समय पूरा देश युद्ध की आग में जल रहा था। चारों तरफ तबाही का माहौल था। हमें बताया जाता है कि साल 1592 से ही जापानी सेना लगातार कोरिया पर हमले कर रही थी। कई बड़े युद्धों में कोरियाई सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि जापानी सैनिक अब कोरिया के समुद्री इलाकों पर भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जापानी बेड़ा उत्तर की ओर बढ़ता जाता है और आखिरकार कोरिया की राजधानी तक पहुंच जाता है। ये खबर पूरे देश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। दूसरी ओर वही सैनिक एक खत पढ़ता है। उस खत में लिखा होता है कि उससे उसके सभी सैन्य पद और सम्मान वापस लिए जा रहे हैं। ये पढ़कर उसको बहुत दुख होता है। जिस देश के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी देश ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में अपने देश के लिए जरा भी नफरत नहीं थी। वो एक सच्चा देशभक्त था। उसने फैसला कर लिया था कि वो जापान से इस अपमान का जवाब जरूर लेगा। इसके बाद वो बचे हुए सैनिकों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देता है। वो युद्ध में बची कुछ नौकाओं और जहाजों को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। उसके साथी सैनिक भी हथियार इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। धीरे धीरे एक छोटी सी सेना दोबारा तैयार होने लगती है। कुछ समय के बाद वो अपने सैनिकों के साथ समुद्र किनारे मौजूद एक बंदरगाह पर डेरा जमा लेता है। इसी जगह से वो आगे की योजना बनाने वाला था। वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और बंदरगाह पहले से ही जापानी सेना के कब्जे में थी। वो अपने भरोसेमंद सैनिकों और अधिकारियों के साथ बैठकर जापानियों के खिलाफ योजना बनाने लगता है। तभी एक कप्तान सुझाव देता है कि उन्हें राजा के आदेश का पालन करते हुए बाकी सेना के साथ जाकर मिल जाना चाहिए। वो बताता है कि उनकी सेना के कई सैनिक पहले भी जापान के डर से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उसकी बात का समर्थन करते हुए दूसरा अधिकारी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में भी कई सैनिक सेना छोड़कर भाग चुके हैं। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका नेता पूरी तरह शांत बैठा रहता है। उसकी ये खामोशी दूसरे कप्तान को गुस्सा दिला देती है। वो उन सैनिकों से बहस करने लगता है जो अपने नेता का समर्थन कर रहे थे। अब देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और आखिरकार बैठक को बीच में ही खत्म करना पड़ता है। अगली सुबह कहानी जापानी शिविर की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर एक ताकतवर जापानी कमांडर को दिखाया जाता है जिसने कोरियाई राजा को पकड़ने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसकी जीत पक्की है, क्योंकि उसको लगता था कि कोरिया का सबसे खतरनाक नौसैनिक कमांडर अब उनकी राह में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, जापानी शासकों ने उसकी मदद के लिए कई अनुभवी जनरल और अतिरिक्त सैनिकों को भी भेज दिया था। अब जापानी सेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और उन्हें यकीन था कि कोरिया की बची कुची उम्मीद भी जल्द खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर उसी समय उसका एक भरोसेमंद जासूस एक जरूरी खत लेकर पहुंचता है। उस खत में जापानी सेना की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी लिखी हुई थी। साथ ही में वो जासूस उसको ये भी बताता है कि दुश्मन के कब्जे वाले बंदरगाह में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। अब ये जानकारी मिलते ही वो अपने जासूस को दोबारा दुश्मन के इलाके में भेज देता है ताकि और भी जरूरी खबरें जुटाई जा सकें। जासूस वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी पत्नी उसे एक ताबीज देती है। वो चाहती थी कि उसका पति सुरक्षित वापस लौट आए। इधर जापानी मुख्यालय में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां पर मौजूद एक जनरल अपने कमांडर से कहता है कि अब उन्हें तुरंत हमला कर देना चाहिए। उसके अनुसार कोरियाई सेना इस समय बहुत कमजोर है और उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसकी ये बात दूसरे जापानी जनरल को बिल्कुल पसंद नहीं आती है।
दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते लड़ाई में बदलने वाली थी। हालांकि बाकी सैनिक किसी तरह बीच बचाव करके मामला शांत करा देते हैं। कमांडर इस बहस में एक जनरल का समर्थन करता है और कहता है कि जल्द ही जीत का जश्न मनाया जाएगा। जापानी सेना को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह कोरियाई बंदरगाह पर एक जहाज पहुंचता है। अब जैसे ही सैनिक उस जहाज को देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जहाज पर उनके एक कमांडर का कटा हुआ सिर लटका हुआ था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर कई और कोरियाई सैनिकों के सिर भी रखे हुए थे। ये नजारा देखकर सभी लोग अंदर तक हिल जाते हैं। जापानी सेना साफ संदेश देना चाहती थी कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा, उसका यही अंजाम होगा। उधर जापानी शिविर में एक जनरल गुस्से में दूसरे जनरल के पास पहुंचता है। उसको पता चल चुका था कि कोरियाई सैनिकों के सिर भेजने का आदेश उसने दिया था। वो गुस्से में कहता है कि उसकी यह हरकत दुश्मन के सबसे खतरनाक कमांडर को और ज्यादा भड़का सकती है। लेकिन दूसरा जनरल उसकी बात सुनने की बजाय उसकी पुरानी हार का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर वो अपना आपा खो बैठता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके सैनिक उसको रोक लेते हैं। इसके बाद वो दूसरा जनरल अपनी तलवार निकालकर उसको धमकी देता है। वो साफ कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने दुश्मन को मारने आया है, और अगर किसी ने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। कुछ देर के बाद हमको पता चलता है कि इस जनरल की दुश्मनी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। पिछली लड़ाई में उसके भाई की मौत हो चुकी थी और वो उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। दूसरी ओर कोरियाई शिविर में एक सैनिक भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। वो डर के मारे कांप रहा था। उसका कहना था कि जापानी सेना बेहद क्रूर है और वो युद्ध में मरना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनका कमांडर ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। वो उसी समय उन सैनिकों को मौत की सजा दे देता है। ये देखकर हर कोई सन्न रह जाता है, लेकिन उसका मकसद साफ था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सेना में डर फैले। वो चाहता था कि हर सैनिक अंत तक डटा रहे और किसी भी कीमत पर पीछे ना हटे। इसके बाद वो एक ऐसे द्वीप की तरफ जाता है जो अपनी खतरनाक समुद्री धाराओं के लिए मशहूर था। वहां पानी इतनी तेजी से बहता था कि उसकी आवाज किसी रोते हुए इंसान जैसी लगती थी। स्थानीय लोग उस जगह को अशुभ मानते थे। असल में जापानी सेना भी इसी इलाके पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में एक अलग योजना चल रही थी। वो जानता था कि अगर सही समय पर इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाए तो यही जगह युद्ध का रुख बदल सकती है। उसी रात उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में उसे कुछ मरे हुए सैनिक दिखाई देते हैं जो उसे अपने देश के लिए बदला लेने की गुहार लगा रहे थे। वो घबराकर उठ जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ अजनबी लोग मौजूद हैं। ये लोग निंजा जैसे कपड़े पहने हुए थे और चुपके से उसके ऊपर हमला करने आए थे। अचानक उसका बेटा वहां पर पहुंच जाता है। पिता और बेटा मिलकर हमलावरों का सामना करते हैं और आखिरकार सभी को मार गिराते हैं। जब उनके चेहरों से नकाब हटाया जाता है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये लोग उसी कप्तान के आदमी थे जो पहले से उसके फैसलों का विरोध कर रहा था। कुछ देर के बाद वो बाहर निकलता है और देखता है कि उसका एक खास युद्धपोत आग की लपटों में घिरा हुआ है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसी गद्दार कप्तान की करतूत है। उधर वो कप्तान समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भागने से पहले ही एक वफादार अधिकारी उसको देख लेता है। वो तीर चलाता है और एक ही वार में उसका काम खत्म कर देता है। इसी बीच उसका जासूस भी बड़ी मुश्किल से जापानी मुख्यालय के अंदर पहुंच चुका था। वो छिपते छिपते आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसको एक कैदी दिखाई देता है जो भागने की कोशिश कर रहा था। जासूस उसकी मदद करता है और एक जापानी सैनिक को मार गिराता है, लेकिन तभी वहां पर और सैनिक पहुंच जाते हैं। खुद को बचाने के लिए वो कैदियों की कतार में शामिल हो जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो भी उन्हीं में से एक हो। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक और गुप्त कोरियाई सैनिक से होती है जो दुश्मन के बीच रहकर जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वो अपने साथी को एक जरूरी संदेश सौंपता है और कहता है कि ये खबर जल्द से जल्द उनके कमांडर तक पहुंचनी चाहिए। कुछ समय के बाद आखिरकार वो खबर उनके कमांडर तक पहुंच जाती है। खबर बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि अगले ही दिन जापानी सेना सैकड़ों जहाजों के साथ हमला करने वाली थी। ये सुनते ही पूरे शिविर में तनाव फैल जाता है। रात होते ही जापानी सैनिक अपने हथियार
बारूद और युद्धपोत तैयार करने लगते हैं। दूसरी ओर कोरियाई सेना भी युद्ध की तैयारियों में जुट जाती है, लेकिन उनके सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। कई लोग कहते हैं कि उनके पास ना तो पर्याप्त हथियार हैं और ना ही इतने जहाज कि वो दुश्मन का सामना कर सके। कुछ सैनिक तो ये तक कह देते हैं कि युद्ध में उतरने से बेहतर है कि उन्हें अभी सजा दे दी जाए। अपने सैनिकों की यह हालत देखकर उनका कमांडर एक बड़ा फैसला लेता है। वो आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और फिर उनके घरों में आग लगवा देता है। इसके बाद वो सबके सामने कहता है कि दुश्मन की गुलामी से जीने से बेहतर है सम्मान के साथ लड़ते हुए मर जाना। उसकी ये बात सुनकर लोगों के अंदर फिर से हिम्मत जाग उठती है और सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह सेना युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर वो अपने सभी जहाजों और सैनिकों को तैयार करता है। अब इसी दौरान उसके गुप्त जासूस भी सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो सिर्फ 12 जहाजों के साथ समुद्र की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर जापानी सेना सैकड़ों जहाजों और हजारों सैनिकों के साथ उनकी ओर आ रही थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर कोरियाई सैनिकों के हौसले एक बार फिर से डगमगा जाते हैं। उनके 11 जहाज पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनका कमांडर अकेले ही अपने जहाज को आगे बढ़ाता रहता है। कुछ देर के बाद दुश्मन उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, लेकिन वो जानबूझकर उसी जगह खड़ा था जहां पर समुद्र की धाराएं सबसे ज्यादा खतरनाक थी। तेज लहरों और जबरदस्त बहाव की वजह से जापानी जहाज आपस में ही टकराने लगते हैं। अब जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे देता है। देखते ही देखते जापानी सेना की पहली टुकड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। ये देखकर दुश्मन का जनरल अपनी दूसरी टुकड़ी को आगे भेज देता है। उधर उसका एक अधिकारी बताता है कि समुद्र का दबाव इतना ज्यादा है कि उनका अपना जहाज भी मुश्किल से संतुलन बनाए हुए है, लेकिन उनका कमांडर घबराने की बजाय आगे बढ़ते रहने का आदेश देता है। वो जानता था कि उसकी असली योजना अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ देर के बाद जापानी सेना की दूसरी टुकड़ी भी युद्ध में कूद पड़ती है। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कई कोरियाई सैनिक मारे जाते हैं और हालात बेहद खराब नजर आने लगते हैं। तभी एक सैनिक गुस्से में बारूद से भरे एक बड़े बैरल में आग लगा देता है और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास मौजूद कई जापानी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन इस विस्फोट में उनका कमांडर भी घायल हो जाता है। घायल होने के बावजूद वो हार नहीं मानता। वो अपने सैनिकों को भारी तोपें तैयार करने का आदेश देता है। धीरे धीरे सभी तोपों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद वो अपने सैनिकों को नीचे झुकने का आदेश देता है। अब जैसे ही वो सभी सैनिक नीचे लेटते हैं, अगले ही पल सभी तोपें एक साथ आग उगलना शुरू कर देती हैं। समुद्र जोरदार धमाकों से गूंज उठता है और जापानी सेना की दूसरी टुकड़ी भी पूरी तरह तबाह हो जाती है। बचे हुए जापानी सैनिकों को भी कोरियाई योद्धा खत्म कर देते हैं। ये दृश्य देखकर दूर खड़े लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। ये जीत देखकर वो 11 जहाज भी दोबारा हिम्मत जुटाने लगते हैं जो पहले पीछे हट गए थे। अब उनका कमांडर मदद के लिए उन्हें वापस बुलाने का फैसला करता है। वो सिग्नल भेजने का आदेश देता है, लेकिन तभी एक जापानी निशानेबाज दूर से गोली चलाता है और सिग्नल देने वाला सैनिक वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन सैनिक दोबारा कोशिश करते हैं और आखिरकार मदद का संकेत भेजने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी एक स्नाइपर की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। वो उस पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन सॉन्ग एक तीर चलाता है जो सीधा स्नाइपर की आंख में जाकर लगता है और अगले ही पल वो वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद वो कैप्टन को जहाज को म्योंगयांग की तरफ ले जाने का आदेश देता है। दूसरी ओर कुरोशिमा भी एक खास जहाज को यू सुनसन के पीछे भेज देता है। इस जहाज में भारी मात्रा में बारूद भरा हुआ था और साथ ही में कई कोरियाई कैदी भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो उसको पहले से पता हो कि यू सुनसन अब क्या करने वाला है। धीरे धीरे वो जहाज यू सुनसन के जहाज के करीब पहुंचने लगता है। उसका मकसद था कि कोरियाई जहाजों के पास पहुंचकर जोरदार विस्फोट किया जाए। इधर यू सुनसन के सैनिक भी उस जहाज पर लगातार हमला कर रहे थे। हमलों की वजह से जहाज का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। तभी एक कोरियाई सैनिक की नजर अपने साथी जासूस पर पड़ती है जो उसी जहाज पर मौजूद था। वो बारूद को पानी में फेंककर
खतरे का संकेत देने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर सैनिक तुरंत यू सुनसन को सारी बात बता देता है। उधर जासूस उस जहाज की दिशा बदलने की कोशिश करता है ताकि वो कोरियाई जहाजों तक ना पहुंच सके, लेकिन तभी कुछ जापानी सैनिक उसको देख लेते हैं और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि इससे पहले कि वो उसको नुकसान पहुंचा पाते, यू सुनसन और उसके सैनिक उन जापानी सैनिकों को मार गिराते हैं। वहीं दूर खड़ी जासूस की पत्नी भी ये सब देख रही होती है। वो समझ जाती है कि ये जहाज बेहद खतरनाक है, इसलिए वो लगातार इशारों के जरिए खतरे की चेतावनी देने लगती है। उसकी चेतावनी काम आ जाती है और कोरियाई सैनिक समय रहते उस जहाज को निशाना बना लेते हैं। आखिरकार वो जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया जाता है। इधर कुरुशिमा अपने सभी प्लान फेल होते हुए देख रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो सीधा हमला करने का फैसला करता है। वो अपने जहाज को यू सुनसन के जहाज से टकराने का आदेश देता है और कुछ ही देर के बाद दोनों जहाज आमने सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठती है। इस लहर की वजह से कुरुशिमा का जहाज अपनी दिशा बदल लेता है। जिस जहाज को उसे टक्कर मारनी थी, उसके बजाय वो उसके बिल्कुल बगल में पहुंच जाता है। अब दोनों जहाज इतने करीब थे कि सैनिक सीधे एक दूसरे पर हमला कर सकते थे। देखते ही देखते जापानी और कोरियाई सैनिकों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसी दौरान यू सुनसन की नजर दूर समुद्र की तरफ जाती है। वो देखता है कि वो 11 जहाज जो पहले पीछे हट गए थे अब उसकी मदद के लिए वापस आ रहे हैं। इधर जापानी जनरल भी अब खुद अपने दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। तभी एक कोरियाई सैनिक उसको रोकने की कोशिश करता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भी बात का डर ही नहीं था। वो घायल होने के बावजूद लगातार आगे बढ़ता रहता है। दूसरी ओर अपने कमांडर को खतरे में देखकर कोरियाई सैनिक उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। वो लगातार उसके ऊपर तीर चलाते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ सके, लेकिन वो किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं था। उसकी नजर सिर्फ अपने दुश्मन पर टिकी हुई थी। जब उसने एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की तो आखिरकार उनका कमांडर गुस्से में उसके सामने आ जाता है और अगले ही पल वो अपनी तलवार से एक जोरदार वार करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अपने सबसे खतरनाक जनरल की मौत होते ही जापानी सेना में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी ओर ये दृश्य देखकर कोरियाई सैनिकों का हौसला और भी बढ़ जाता है। इसके बाद उनका कमांडर अपने बाकी 11 जहाजों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अब पूरी कोरियाई सेना एक साथ जापानी जहाजों पर जवाबी हमला शुरू कर देती है। देखते ही देखते समुद्र युद्ध के मैदान में बदल जाता है। चारों तरफ धुआं, आग और धमाके दिखाई देने लगते हैं। एक एक करके जापानी जहाज तबाह होने लगते हैं। कई जहाज समुद्र में डूब जाते हैं और हजारों सैनिक मारे जाते हैं। कुछ ही समय में जापानी सेना पूरी तरह टूट जाती है। उनके पास ना लड़ने की ताकत बचती है और ना ही बचकर निकलने का कोई रास्ता। आखिरकार कोरियाई सेना इस ऐतिहासिक युद्ध में जीत हासिल कर लेती है। इस तरह अपने साहस, धैर्य और बेहतरीन योजना की बदौलत उनका कमांडर एक ऐसी लड़ाई जीत जाता है जिसे शुरुआत में जीतना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। जिसके साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं पर खत्म भी हो जाती है। ये कहानी हमको सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीत मिले या फिर ना मिले, लेकिन जब तक इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता तब तक उसकी हार भी तय नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।